नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय इतिहास कक्षा 12 का जो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में आज हम अध्ययन करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश की बात करें तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत का प्राचीन वंश माना जाता है चोल वंश। और दक्षिण भारत में पांडे, चेर और चोल वंश, ये तीन वंश थे। इन तीन वंशों में से एक वंश की बात करेंगे आज, चोल वंश की बात। तो चोल वंश दक्षिण भारत में स्थित एक प्राचीन वंश माना जाता है। और चोल वंश की जानकारी जो हमें मिलती है वो अष्टाध्यायी पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पाणिनि की, उसमें हमें चोल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश के जो प्रतापी शासक हुए, हम उनकी बात करते हैं। चोल वंश के उर्वप इलनचेती, इसे चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का तीसरी शताब्दी में चोल वंश की स्थापना इलनचेती के द्वारा की जाती है, उरुनेपी अली के द्वारा की जाती है। इसका शासनकाल रथों के लिए प्रसिद्ध था। इसका शासनकाल रथों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो चोल वंश की जानकारी हमें पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। और चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह बाघ माना गया है। बाघ यानी टाइगर को इसका चोल वंश का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब बात करते हैं अपन आगे, जो एक शासक है विजयालय, जो 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक शासन करता है। विजयालय चोल वंश का प्रतापी शासक 850 से 875 ईस्वी तक ये चोल वंश का शासक बनता है। और इसे चोल वंश का विजयालय को चोल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किस शासक को कहा जाता है, तो विजयालय को चोल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं आदित्य प्रथम की। दूसरा जो आगे शासक आता है आदित्य प्रथम के द्वारा 995 से 1014 ईस्वी तक शासन करता है। 985 से 1015 ईस्वी तक 14 ईस्वी तक ये शासक बनता है। और इसके द्वारा राज की उपाधि धारण करता है। इसके द्वारा रक्त और लोह की नीति अपनाई जाती है। तो किस शासक के द्वारा रक्त और लोह की नीति अपनाई जाती है, तो राजराज आदित्य प्रथम के द्वारा। और राजराज की उपाधि किसने धारण की है, तो राजराज उपाधि की उपाधि आदित्य प्रथम के द्वारा धारण की जाती है।
अब बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। 1014 से 1044 के मध्य शासक बनता है। 1044 से 1014 से 1044 तक राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक इसके शासनकाल में इसने गंगा जो नदी है उसके आसपास के प्रदेशों को इसने विजय किया है। तो इसके द्वारा गंगे कोण की उपाधि धारण की जाती है। इसके द्वारा गंगे कोण की उपाधि धारण की जाती है इसके द्वारा, और इसके द्वारा गंगे चोलपुरम तालाब का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा राजेंद्र प्रथम जब शासक बनता है 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक, तो गंगा घाटी के सफल अभियान के जब इसे विजय प्राप्त होती है तो इसके द्वारा गंगे कोण की उपाधि धारण की जाती है और गंगे चोलपुरम तालाब का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं राजविराज प्रथम के बारे में 1044 से 1052 तक। राजविराज प्रथम की बात करें राजविराज प्रथम 1044 से शासन करता है और इसके द्वारा राजेंद्र विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की जाती है और इसके द्वारा विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल वंश के शासक द्वारा धारण की जाती है? तो राजविराज प्रथम के द्वारा विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की जाती है। अब बात करते हैं अपन राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तम के बारे में। वो अगला शासक है राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तम। ये शासक बनता है और इसे करों को उठाने वाला शासक माना गया है। इस कुलोत्तम को करों को उठाने वाला, इस राजेंद्र को करों को उठाने वाला शासक माना गया है। तो राजेंद्र द्वितीय को करों को उठाने वाला शासक माना गया है। तो ये हमारे प्रसिद्ध शासक चोल वंश के माने गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं चोल प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से और इतिहासकारों के अलग अलग जो विदेशी यात्री जो विवरण है उनके माध्यम से हमें चोलों के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। और ये हम बात करें आगे कि चोल प्रशासन में क्या क्या है, तो हम बात करते हैं चोल प्रशासन की जानकारी में अभिलेखों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से और विदेशी विवरण के माध्यम से हमें चोल प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। अब चोल प्रशासन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम बात करें केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। इसके अलावा हम बात करें तो सैन्य चोल प्रशासन में न्याय व्यवस्था, राज्य की आय के स्रोत, राज्य के आय के स्रोत, स्थानीय स्वशासन, केंद्रीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन
प्रांतीय प्रशासन, चोल प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन में बांटा गया, न्याय व्यवस्था में, सैन्य व्यवस्था में, राज्य के आय के स्रोत, स्थानीय स्वशासन और प्रांतीय प्रशासनों में चोल प्रशासन को बांट रखा था, जिससे सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से प्रशासन को चलाया जाए और जनता के लोक कल्याणकारी के लिए कार्य कर सके। अब चोल प्रशासन में जो हम बात करें कि चोल प्रशासन स्वरूप कैसा था, जो चोल प्रशासन स्वरूप राजतंत्रात्मक था तथा गणतंत्रात्मक भी माना गया है। दोनों का मिक्स इसे प्रशासन में था। और न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था में जो सर्वोच्च जो न्यायाधिकारी होता था वो राजा होता था। अगर अंतिम न्याय देना है तो राजा उसमें सम्मिलित होता था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य संगठन की बात करें तो अलग अलग चोल काल में सेनाध्यक्ष था। उस सेनाध्यक्ष को महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। तो सेना अध्यक्ष को महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। और राज्य के स्रोत की बात करें तो राज्य के स्रोत में जैसे आयम, मनेरे ये करों के नाम हैं कि राजस्व के स्रोत कौन कौन से थे, कर कौन कौन से हैं। उनमें आयम, मनेरे, कड़ेरे, मगनवे, ये करों के नाम हैं। तो आयम की बात करें तो आयम एक राजस्व करता, मनेर की बात करें तो मनेर एक ग्रह करता, और मगने की बात करें तो एक व्यापारिक करता, और कड़े की बात करें तो ये एक प्रतिष्ठान जो व्यवसायी आजीविका चलाने वाला करता। तो करों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो चोल प्रशासन जो आज हम वर्तमान में देखते हैं, जो ग्रामीण हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो स्थानीय स्वशासन है वो चोल प्रशासन की ही देन है। आज गांवों में जो ग्राम पंचायत है, वार्ड सभा है, पंचायत समितियां हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने चोल प्रशासन से ली है। तो स्थानीय स्वशासन चोल वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है। प्रांतीय प्रशासन, चोल प्रशासन बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा राज्य होने के कारण उस राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था कि शासन चलाने में कोई दिक्कत ना आए और सुचारू रूप से शासन व्यवस्थाएं चलती रहे। तो ये चोल प्रशासन के बारे में था। अब बात करते हैं कि इसमें चोल प्रशासन में राजा के चोल प्रशासन में हम बात करें तो राजा के जो सहायक अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को ऊधमपुर के नाम से जाना जाता है। चोल प्रशासन में जो राजा के सहायक अधिकारी होते हैं, राजा की सहायता करने वाले, उन्हें ऊधमपुर के नाम से जाना जाता है। और हम बात करें आगे इसी में कि जो उच्च स्तरीय अधिकारी होते थे उन्हें पेरुत्रम के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग नामों से माना गया है। और प्रांतों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे प्रांत, मंडलम, मुंडली, कुर्रम, नाडु, ऐसे इस प्रांत को बांटा गया है। और चोल प्रशासन में जो नाडु है, जो अलग एक क्षेत्र को बोला जाता है नाडु, उसी के नाम से वर्तमान में आज एक राज्य का नाम भी पड़ा हुआ है, जिसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो ये केंद्रीय प्रशासन था हमारा आज का। अब आगे हम इसमें बात करेंगे तो आगे हम इसमें बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, आगे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आप बार बार वीडियो को देखिए, किताब से माध्यम से आप अध्ययन करिए और अपनी तैयारी को आप मजबूत रखिए। धन्यवाद।